नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। देश विदेश में कई सारे कार्यक्रम उन्हें याद करते हुए किए गए। लोग नेताजी को याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन सभी की निगाहें कोलकाता पर टिकी रही पूरे दिन, क्योंकि आज कोलकाता में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक ही मंच पर दोनों एक साथ मौजूद थे। इससे पहले ममता बनर्जी ने एक अलग मंच से बीजेपी पर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर राजनीतिक फायदा लेने का आरोप लगाया। हम आपको आज की पूरी रिपोर्ट जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी और टीएमसी के बीच आज हुई कुछ राजनीतिक हाइलाइट्स पर नजर। जब हर साल हम नेताजी की जयंती यानी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया करें। देशनायक दिवस কেন হবে না? पराक्रम दिवस क्या है? पराक्रम व्हाट इज द मीनिंग? नेताजी का नाम सुनते ही हर कोई कितनी ऊर्जा से भर जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस আমার আবেগ, আমার বিবেক, আমার চিন্তন, আমার মনন, আমার দর্শন। लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना है, आपको शोभा नहीं देता। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय बांग्ला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत को मोदी सरकार ने पूरी शिद्दत से सहेजा, संवारा, उनकी यादों को, उनके योगदान को नए ढंग से लोगों तक पहुंचाया। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में थे। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में पीएम मोदी का मुख्य कार्यक्रम था, लेकिन सबसे विशेष ये था कि राजनीतिक खींचतान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साथ साथ थे। लेकिन तलखी यहां भी देखी गई। ममता को उस समय गुस्सा आ गया जब उनके भाषण के दौरान सामने से नारेबाजी हो गई। इस रिपोर्ट में आप कोलकाता में मचे घमासान की पूरी कहानी को बहुत अच्छी तरह से समझ सकेंगे। भव्य नजारा था। आजाद हिंद फौज की वर्दी पहने बच्चे नेताजी का तराना गुनगुना रहे थे। विक्टोरिया मेमोरियल के माहौल में जोश था। कलाकारों और बच्चों ने ऐसा समा बांधा कि पीएम इस वीर रंग में रंगते चले गए। आज एकला चलकर अंग्रेजों से आजादी छीनने की जिद करने वाले वीर योद्धा को याद करने का दिन था। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। कौन नहीं जानता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेताजी से लगाव? कौन नहीं जानता नेताजी के प्रति उनकी श्रद्धा? जब भी मौका आया नेताजी के प्रति पीएम मोदी की भावनाएं पूरे आदर के साथ छलकी। তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে। सुभाष जी, सुभाष जी, बुझाने हिंद। सुभाष चंद्र बोस को लेकर प्रधानमंत्री के खास लगाव के राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन इस बात से कौन इनकार करेगा कि पिछले 6 सालों में पीएम ने नेताजी को वो तवज्जो दिया जिसके वो हकदार हैं। सुभाष जान हिंद है, सुभाष शान हिंद है। नेताजी की 125वीं जयंती पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंचे तो उनकी यादों के बीच पल बिताया, विचारों और आदर्शों से प्रेरणा ली। नेताजी भवन गए, नेशनल लाइब्रेरी के इतिहास के साक्षी बने, लेकिन सबकी नजर उस मंच पर टिकी थी जिस पर प्रधानमंत्री और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आना था। पीएम और ममता एक साथ मंच पर थे, लेकिन हाव भाव पर नजर डालिए
तस्वीरें बोल रही थी। मेरे को तो लगता है प्रधानमंत्री के बोलने से ठीक पहले ममता ने माइक थामा और बोलना शुरू ही किया था कि सामने से नारेबाजी हो गई। इसके बाद क्या था, ममता का गुस्सा भड़क गया और वो तमतमा गई। मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। ऑल पॉलिटिकल पार्टी का और पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। ममता ने भाषण नहीं दिया, लेकिन समारोह में मौजूद रही। इसके बाद प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक विक्टोरिया मेमोरियल के मंच से देश की आन बान और शान रहे सुभाष चंद्र बोस की पूरे जीवन को शब्दों में पिरो दिया। हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति नेताजी सुभाष बाबू का ऋणी है। 130 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के शरीर में बहती रक्त की एक एक बूंद नेताजी सुभाष की ऋणी है। ये ऋण हम कैसे चुकाएंगे? ये ऋण क्या हम कभी चुका भी पाएंगे? देश का एक तबका ये मानता है कि नेताजी को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे, लेकिन पिछले 6 साल में मोदी सरकार ने नेताजी को तवज्जो देने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। ये मेरा सौभाग्य है कि आजादी की उस पहली झलक को सुरक्षित रखने के लिए 2018 में हमने अंडमान के उस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा। देश की भावना को समझते हुए नेताजी से जुड़ी फाइलें भी हमारी सरकार ने सार्वजनिक की। ये हमारी ही सरकार का सौभाग्य रहा जो 26 जनवरी की परेड के दौरान आईएनए वेटरन्स परेड में शामिल हुए थे। जब आजादी के नायकों की बात आती है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम हमें गौरव से भर देता है, नई ऊर्जा देता है। प्रधानमंत्री ने आज इसी गौरव को आत्मनिर्भर भारत से जोड़ दिया। सरकारी कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री ने राजनीतिक हमले से परहेज किया, लेकिन ममता बनर्जी को वो तमाम जवाब दे गए जिस पर वो खुद कुछ घंटे पहले सवाल खड़े कर रही थी। इन आयोजनों से बरबस सरदार पटेल की याद आती है, जिनकी विरासत को भी पीएम मोदी ने ऐसा ही सम्मान और संरक्षण दिया। गुजरात में पटेल की विशाल प्रतिमा, पटेल की जयंती पर भव्य कार्यक्रम और अब सुभाष बाबू की याद में आयोजनों का यह सिलसिला। शायद बंगाल की राजनीतिक रण में बीजेपी को नेताजी की वैसी ही जरूरत है जैसे गुजरात में सरदार पटेल की। जय हिंद। चित्रा त्रिपाठी, मनोज्ञा लोईवाल और इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। ममता के जय श्री राम पर भड़कने को लेकर राजनीति काफी तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं ने ममता बनर्जी को घेरना शुरू कर दिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी के इस एक्शन को राजनीतिक ड्रामा करार दिया है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि जय श्री राम से उनको चिढ़ना चाहिए, पर ये उनकी सोची समझी राजनीति का हिस्सा है। ये चुनाव आ रहे हैं, उनको अल्पसंख्यक के वोट चाहिए, बस इस मंच का उन्होंने लाभ उठा लिया। बहुत शर्म की बात है कि एक ऐसा मंच, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मंच, उनके 125वीं जन्म शताब्दी का मंच, जहां प्रधानमंत्री हो, वहां पर इस प्रकार राजनीतिक हथकंडा अपनाकर और अपना, मैं कहता हूं, राजनीतिक उल्लू सीधा करना ममता जी से कोई सीखे। मैं उनके इस कृत्य की निंदा करता हूं। और जय श्री राम या भारत माता की जय इस देश में अगर गाली है तो फिर उन्हें सोचना चाहिए कि किस देश में रहना उन्हें। लेकिन जब बात कर रहे हैं तो वो कह रही हैं कि ये अगर केंद्र सरकार का कार्यक्रम है तो उसमें इस तरह की नारेबाजी क्यों हो रही है? नहीं, इसमें क्या बुराई है? किसी का भी कार्यक्रम हो, यदि प्रधानमंत्री खड़े हुए किसी ने जय श्री राम का नारा लगाया तो इसमें क्या बुराई है? आज बीजेपी ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया तो टीएमसी देश नायक दिवस।
ममता बनर्जी ने कोलकाता की सड़कों पर 9 किलोमीटर पैदल चलकर नेताजी को श्रद्धांजलि दी तो बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। टीएमसी के कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सुभाष चंद्र बोस की विरासत को हथियाने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने न सिर्फ आरोप लगाए बल्कि सिलसिलेवार बीजेपी पर निशाने भी साधे। नेताजी सुभाष चंद्र बसु आमार आवेग, आमार विवेक, आमार चिंतन, आमार मनन, आमार दर्शन। बा देशनायक दिवस क्यों होबे ना? पराक्रम दिवस। क्या है पराक्रम? व्हाट इज द मीनिंग? जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, सुभाष बोस जिंदाबाद, जय बांग्ला, जय बांग्ला। वैसे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हर साल इतनी ही धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन इस बार बहुत कुछ खास था। नेताजी को अपना बनाने की रेस थी, विरासत पर जंग छिड़ी थी। नेताजी की जयंती पर ममता बनर्जी 9 किलोमीटर लंबी पदयात्रा कर श्रद्धांजलि दे रही थी। ये टीएमसी स्टाइल है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों से गुजरती ममता की पदयात्रा आम बंगालियों से जुड़ने का सबसे रोचक जरिया रहा है। ये जो बैंड की धुन है, इसके जरिए यहाँ पर कदम से कदम मिलाकर जो लोग हैं जो इस रैली का हिस्सा बने हुए हैं वो यहाँ से लगातार निकलते हुए चले जा रहे हैं। और यकीनन ये दिन अपने आप में बेहद खास हो जाता है पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिहाज से, क्योंकि एक तरफ ये बैंड जो अपने कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ता हुआ लोगों के जोश बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। और यकीनन आज का ये दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। जुलूस का नेतृत्व खुद ममता बनर्जी संभाल रही थी। आगे आगे ममता और पीछे पीछे टीएमसी के नेता और समर्थकों की लंबी कतार। लेकिन इस पदयात्रा में सबसे बढ़कर वो सियासत है जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर छिड़ी है। पदयात्रा खत्म कर जब ममता ने मंच संभाला तो नेताजी की विरासत पर वर्चस्व की लड़ाई खुलकर सामने आ गई। अपने पहले ही वार में मोदी सरकार से ममता ने पूछा, नेताजी के लिए इतनी श्रद्धा है तो जयंती पर सरकारी छुट्टी क्यों नहीं घोषित करते? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जानते होबे। আমরা অনেকে ভুলে যাই ছুটির দিন হিসেবে কাটাই। ছুটির দিন হিসেবে আমরা নিশ্চয়ই কাটাবো। কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু আজ পর্যন্ত ছুটির দিন ডিক্লেয়ার করেনি। আমাদের দুঃখ আছে। আমি এটাকে পরিষ্কারভাবে প্রতিবাদ জানিয়ে বলছি, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের জন্মদিনে জাতীয় ছুটির দিবস ঘোষণা করতেই হবে। तेरे मेरे की जंग पूरे जोर पर है। बीजेपी पराक्रम दिवस मना रही है तो टीएमसी देश नायक दिवस मनाकर जवाब देने पर तुली है। ममता ने पराक्रम शब्द पर ही सवाल उठा दिया। सुभाष चंद्र बोस देश नायक थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि हम देश नायक दिवस मना रहे हैं। সেই জন্মদিনটা দেশপ্রেমিক দিবস বা দেশনায়ক দিবস কেন হবে না? পরাক্রম দিবস। क्या है পরাক্রম? What is the meaning? যদি কিচ্ছু না আমাকে পছন্দ না করুক রাজনৈতিকভাবে, কেন্দ্রীয় সরকার যদি আমাকেও একটু জিজ্ঞেস করতো, আরে আমায় ছেড়ে দাও, সুগত সুমন্তদের জিজ্ঞেস করতে পারতো যে বলো কোন ওয়ার্ডটা ইউজ করা উচিত। ममता बनर्जी ने चुन चुन कर हमले किए। सवाल उठाए कि बीजेपी चुनाव से पहले नेताजी की विरासत को हथियाना तो चाहती है, लेकिन नेताजी के नाम पर एक मॉन्यूमेंट नहीं बना सकती। ममता का सियासी तंज सुनिए। আজকে আপনারা তো করছেন 14,000 কোটি টাকা দিয়ে সংসদ তৈরি করছেন নতুন করে, প্রয়োজন ছিল না এক্ষুনি। আপনারা হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়ে প্লেন কিনছেন, প্রয়োজন ছিল না এক্ষুনি। কিন্তু একবারও তো বললেন না একটা আজাদ হিন্দ ফৌজ, একটা ময়দান, একটা মনুমেন্ট হওয়া উচিত। ममता के तर्कश में सियासी बाण बांग्ला अस्मिता की ताकत से लैस थे। ममता ने अगला निशाना सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा और सवाल दागे, नेताजी दिल के इतने करीब हैं तो क्यों प्लानिंग कमीशन का नाम बदल दिया? ये जानते हुए कि प्लानिंग कमीशन की परिकल्पना नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थी। ভারতবর্ষের প্ল্যানিং কমিশন কে তৈরি করেছিলেন? নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস। জয় হিন্দ কার স্লোগান? নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস।
আজকে আমরা দেখলাম ক্ষমতায় এসে প্ল্যানিং কমিশনটা আমাদের হারিয়ে গেল। ভারতবর্ষের প্ল্যানিং কমিশন তুলে দেওয়া হলো, তুলে দিয়ে একটা নীতি আয়োগ তৈরি করা হলো। নীতি আয়োগ তৈরি হতেই পারত প্ল্যানিং কমিশনটাকে রেখে। আমার এখনো ममता आज पूरी तरह चुनावी मूड में थी। आक्रामक लहजे में सवाल पूछे कि नाम बदलने का दौर है, शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, संस्थाओं के नाम बदले जा रहे हैं, तो फिर क्यों कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम नेताजी के नाम की जगह श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया? এবার আপনারা বলুন, কেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের নামে ডক তার নামটা উঠিয়ে দেওয়া হবে? কিসের জন্য? নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট আমি করিয়েছিলাম রাজীব গান্ধীকে দিয়ে, যখন উনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। এটা আমি করিয়েছিলাম, এটা মাথায় রাখবেন। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ममता बनर्जी आक्रामक है। आज उन्होंने बीजेपी पर सवालों का जखीरा दागते हुए दो बातें साबित करने की कोशिश की। पहली ये कि टीएमसी बांग्ला अस्मिता की झंडा बरदार है, और दूसरी ये कि बीजेपी की बांग्ला अस्मिता का प्रेम छलावा है। नाराजगी कोई नई बात नहीं है। नाराजगी उनके जीवन का, उनके अंदाज का एक पहलू है। लेकिन कब, कहां, किससे, कैसे नाराज हो जाएंगे, यही सबसे बड़ी असमंजस की स्थिति होती है। आज जब मंच पर ममता बनर्जी चढ़ी, जैसे ही बोलना शुरू किया, उस समय जो नारेबाजी हुई, उससे फिर ममता बनर्जी ने पहले तो ये कह दिया कि ये कोई तरीका नहीं है किसी का भी स्वागत करके उसके बाद उसे असम्मानित करने का। तो वहीं साथ ही साथ ये भी कह दिया कि ये राजनीतिक कार्यक्रम है, कि ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम है। सवाल एक के बाद एक खड़े किए, लेकिन उसके साथ साथ जिस मंच पर खड़ी थी वहां से हटकर जाकर अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गई। नेताजी के नाम पर भावनाओं को भुनाने का अभियान जिस अंदाज में चल रहा है, उससे बंगाल की चुनावी डगर की मुश्किलों का भी पता चल जाता है। इस जंग में कोर कसर छोड़ने की संभावना कतई नहीं रही। इसीलिए नेताजी के नाम पर भी बीजेपी टीएमसी का आमना सामना हो रहा है। चित्रा त्रिपाठी के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। ममता बनर्जी आज जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए बीजेपी पर हमले कर रही थी, तो ठीक उसी समय बांग्ला अस्मिता का दांव भी साथ साथ चल रही थी। उन्होंने याद दिलाया कि कोलकाता कभी देश की राजधानी हुआ करती थी, इसीलिए उसका दर्जा भी दिल्ली के मुकाबले कम नहीं होना चाहिए। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के सामने प्रस्ताव रख दिया कि देश की एक नहीं बल्कि 4 राजधानियां होनी चाहिए। मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में एक राजधानी। কলকাতা একদিন ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল। যে কলকাতা একদিন, মনে রাখবেন, কলকাতা থেকে ভারতবর্ষ ইংরেজরা চালাতো। এমনি এমনি কলকাতাকে সিলেক্ট করা হয়েছিল। তেমনি যদি তাই হয়, তাহলে আজকে ভারতবর্ষের একটা রাজধানী কলকাতা কেন হবে না? আমি তো মনে করি ভারতবর্ষের একটা রাজধানী কলকাতা হতে হবে। আমি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে আবার বলবো, ভারতবর্ষের রাজধানী ভারতবর্ষের 4টে প্রান্তে, একটা দক্ষিণ, একটা উত্তর, একটা পূর্ব, একটা নর্থ ইস্টার্ন করা উচিত বলে আমি মনে করি। একটা রাজধানী কেন থাকবে? 4টে থাকবে। आजाद भारत के इतिहास में नेता तो बहुत हुए, जिनमें से कईयों को जननेता भी कहा गया, लेकिन नेताजी की उपाधि का सम्मान सिर्फ सुभाष चंद्र बोस को हासिल हुआ। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था, देशवासियों से आजाद हिंदुस्तान का वादा किया था। बोस ने इस वादे को निभाया। नेताजी के बाद आजाद भारत में कई नेता आए जिन्होंने नारा दिया, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें गरीबी से आजादी दूंगा, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें बेरोजगारी से आजादी दूंगा, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें भुखमरी से आजादी दूंगा। लेकिन आज हमारा देश इन समस्याओं से आजाद बिल्कुल नहीं हुआ। हमारे देश के नेता वादा पूरा करने में सफल नहीं हुए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने आजाद भारत का वादा पूरा किया। नेताजी ने जय हिंद और दिल्ली चलो जैसे कई सारे प्रसिद्ध नारे भी दिए थे। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व को समझने के लिए उनकी सोच को समझना भी बहुत जरूरी है, जिसके लिए हम आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 5 विचार बताते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, एक व्यक्ति एक विचार के लिए मर सकता है, लेकिन वो विचार उसकी मृत्यु के बाद 1000 जीवन में अवतार लेगा। नेताजी ने यह भी कहा था कि जिस व्यक्ति में सनक नहीं होती वो कभी भी महान नहीं बन सकता, परंतु सभी पागल व्यक्ति महान नहीं बन जाते। नेताजी ने कहा था, यदि हम अपनी मंजिल पर ही पहुंच नहीं पाए तो हमारे इस जीवन का क्या मतलब है।
बोस कहा करते थे, मेरे पास एक लक्ष्य है जिसे मुझे हर हाल में पूरा करना है, मेरा जन्म उसी के लिए हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देशवासियों से यह भी कहा था कि याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय को सहना और गलत के साथ समझौता करना है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यह भी कहा था कि राष्ट्रवाद मानव जाति के उच्चतम आदर्श सत्यम शिवम सुंदरम से प्रेरित है। मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ये विचार जितने स्वतंत्रता से पहले प्रासंगिक थे, आजाद भारत में भी उतने ही प्रासंगिक रहे हैं और आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है, जिसे पूरा देश चाहे पराक्रम दिवस के तौर पर मनाए या देश नायक दिवस के तौर पर, लेकिन नेताजी के विचारों की विरासत को अपने दिलों में हमें जरूर संजो कर रखना है। जय हिंद, 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 जय हिंद यानी भारत की विजय हो, ये नारा आजाद हिंद फौज का युद्ध घोष था, जिसे लगाकर ही सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज में जोश भरा था। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। I am overjoyed to see that you have already realized that the responsibility of winning freedom does not rest merely on the shoulders of our countrymen at home. Every Indian, no matter where he may be living at the present time, has a duty towards his country, and he must contribute his due share towards this final victory. बोस पराक्रमी थे, इसीलिए उनके जन्मदिन को पराक्रम दिवस के तौर पर भी मनाया जा सकता है। देश ने यह भी तय किया है कि अब हर साल हम नेताजी की जयंती यानी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया करेंगे। और बोस देश के नायक भी थे, इसीलिए आज के दिन को आप देश नायक दिवस भी कह सकते हैं। देश नायक दिवस क्यों होवे ना? पराक्रम दिवस क्या है? पराक्रम, व्हाट इज द मीनिंग? लेकिन जिन सुभाष चंद्र बोस की नजरों में देश की आजादी के सामने कांग्रेस अध्यक्ष का पद पानी भरता था, वो बोस किसी दल विशेष के नहीं हो सकते। बोस पूरे देश के नेताजी थे, नेताजी हैं और नेताजी रहेंगे। इतना विराट व्यक्तित्व की उनकी व्याख्या के लिए शब्द कम पड़ जाए। इतनी दूर की दृष्टि कि वहां तक देखने के लिए अनेकों जन्म लेने पड़ जाए। विकट से विकट परिस्थिति में भी इतना हौसला, इतना साहस कि दुनिया की बड़ी से बड़ी चुनौती ठहर न पाए। मैं आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चरणों में अपना शीश झुकाता हूं। भारत की पहली आजाद सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन और इटली जैसे देशों ने मान्यता दी। नेताजी ने देश को आजाद कराने के लिए जो जंग शुरू की थी, उसके लिए उन्हें काफी सपोर्ट भी मिला। लोगों ने खूब आगे बढ़ चढ़कर चंदा भी दिया। इन पैसों को संभालने के लिए अप्रैल 1944 में आजाद हिंद बैंक की स्थापना हुई, बर्मा की राजधानी रंगून में, जहां बैंक के नाम से 1 रुपए के सिक्के से लेकर 10 लाख रुपए तक का नोट छपवाया गया, जिस पर बोस की तस्वीर होती थी। ये बोस ही कर सकते थे। आजाद सरकार बनाना, आजाद हिंद फौज तैयार करना, आजाद हिंद बैंक खोल लेना, और इन सब का सिर्फ एक ही मकसद था, आजाद भारत। अब ये वक्त निहायत नाजुक है। मैं इस जिम्मेदारी को कबूल करता हूं, लेकिन निहायत नम्रता के साथ, और खुदा से दुआ मांगता हूं कि उन्होंने हमें
वो ताकत, वो जोश और वो बहादुरी दें जिससे हम अपने हमवतनों की पूरी मर्जी के मुताबिक लड़ाई लड़ी और हिंदुस्तान को आजादी पहुंचा। बोस ने देश के बाहर रहकर भारत की पहली आजाद सरकार बनाई। देश की आजादी के लिए पहले सैन्य अभियान के लिए आजाद हिंद फौज भी बोस ने तैयार की थी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर तिरंगे को पहला प्रणाम भी बोस ने किया था। वो बोस ही थे जिन्होंने 30 दिसंबर 1943 को अंडमान निकोबार में पहली बार तिरंगा फहराया। जनगण मन को सबसे पहले भारत का राष्ट्रगान घोषित करने वाले भी बोस ही थे और जुलाई 1943 में सिंगापुर से दिल्ली चलो का नारा देने वाले भी बोस ही थे। हमारे सामने एक ही प्रोग्राम रहेगा, फाइटिंग प्रोग्राम। लड़ाई का इंतजाम करना, लड़ाई शुरू कर देना और कामयाब करना लड़ाई। जब हम फिर लाल किले दिल्ली में जाकर वह हमारे विक्ट्री परेड करेंगे। देश से बाहर रहकर देश की आजादी के लिए बोस ने जो किया वो अतुलनीय है। वो देश की आजादी के लिए ब्रिटेन के खिलाफ दुनिया का समर्थन जुटाने के लिए देश देश घूमे। उनको इस बात में कोई संशय नहीं था कि आजादी देश की झोली में अपने आप आकर गिरेगी। वो जानते थे कि आजादी कभी मांगने से नहीं मिलेगी, आजादी छीननी पड़ती है और आजादी की कीमत भी चुकानी पड़ती है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह आजादी के संग्राम में बोस का नारा था, जो हर देश प्रेमी के लिए तराना बन गया। हमें अपना खून बहाना है, हमें कुर्बानी उठाना है, सब रुकावटें का सामना करना है, आखिर में कामयाब होंगे। हमारे हाथ में हाथ है क्या? हमारे रास्ते में आएगी भूख, प्यार, तकलीफें, विपदें, मौत। जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को पहली बार नेताजी कहकर बुलाया था। वो इकलौते हैं जिन्हें इस उपाधि से नवाजा गया। आजाद हिंद फौज बनाकर बोस ने भारत का पहला सशस्त्र स्वतंत्रता संग्राम छेड़ा था। 18 मार्च 1944 को आजाद हिंद फौज ने भारत की धरती पर कदम रखा था। उनकी 60,000 की फौज में करीब 26,000 जवानों ने अपने प्राण देश की आजादी के लिए न्योछावर कर दिए। वो जानते थे कि वो शायद आजाद भारत की सुबह नहीं देख पाएंगे, इसीलिए लेकिन वो ये भी जानते थे कि हिंदुस्तान को आजाद होने से कोई रोक नहीं सकता। कोई नहीं कह सकता है जिन लोग इस जंग में शरीक होंगे उनसे कितने लोग निकलेंगे जिंदा हो। कोई बात नहीं है हम जिंदा रहेंगे या तो मरेंगे, कोई बात नहीं है। बात कोई सही बात यह है, अहम बात यह है, आखिर में हमारी कामयाबी होगी, हिंदुस्तान आजाद होगा। 2 साल पहले 18 अगस्त 1945 को जापान में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें बोस की मृत्यु होने की खबर आई। लेकिन आज तक नेताजी की मौत पर अलग अलग मत हैं। लेकिन इस बात पर पूरा देश एकमत है कि असल मामले में स्वतंत्रता संग्राम के नेताजी तो बोस ही थे। आज तक ब्यूरो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद भारत के लिए देश से बाहर रहकर जो लड़ाई लड़ी, उसने अंग्रेजों के ताबूत में आखिरी कील गाड़ने का काम किया। आज नेताजी की 125वीं जयंती पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है और इस अवसर पर हमने आज सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस से खास बातचीत की, जो आज खुश तो बहुत हैं, लेकिन उनके मन में इस बात का मलाल भी है कि उनके पिता को उचित सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। How would you like to remember Netaji today, and what are your feelings on how it's being celebrated in India? Well, namaskar and Jai Hind to all of you. I think it is very gratifying for my father that after so many years, people do remember him, to love him, and to admire him. And I think he has given a lot for his country, but if he were to know that this happened, I think he would feel very gratified. Anita, do you have a feeling where a lot of people within India feel that he was not given his due place in India's history? The kind of freedom struggle that he led for India, the way he challenged the Britishers, the way he led a whole army in foreign land and he tried to combat the Britishers. Do you feel that he has not been given his due place in India's history? To some extent that is certainly true, but that also was caused by the fact that in the beginning
the beginning years of after independence, many of the documents were not yet available. And for example, later on, when they became declassified, it turned out that his contribution and the contribution of the INA played a very important part to lead to the uprising of the Indian armed forces, which eventually caused the premature withdrawal. Well, as the British called it, transfer of power. But I mean, India became independent in 1947, whereas the original date had been later. And it also and the Redford trials of 3 Indian INA officers, Prem Saigal, Colonel Shahnawaz Khan, and Colonel Dhillon, I think also publicized the contribution of the INA to India's independence in India. Some of the slogans that Netaji gave, which were very popular in India, I know you're not very comfortable with Hindi, but "Tum mujhe khoon do, main tumhe azadi dunga," and "Kadam kadam badhaye ja, khushi ke geet gaye ja, ye zindagi hai qaum ki, to qaum pe lutaye ja." Would you do you actually say these lines or share it with other family members? And it'll be interesting to hear them from you. Well, they used to sing the old INA songs like "Kadam kadam balajam." And then, of course, there are other things like Jai Hind. So, Anita Bose Faf, Jai Hind, thank you very much. An absolute honor to have you join us on Aaj Tak. Thank you so much. Nice to have me on. Thank you. Thank you, ma'am. आजादी की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस की कितनी अहम महत्वपूर्ण भूमिका थी, ये इस बात से समझिए कि आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे क्लेमेंट एटली जब वर्ष 1956 में कोलकाता आए थे तो उन्होंने ये माना था कि आजाद हिंद फौज की बढ़ती सैन्य गतिविधियों के कारण ब्रिटिश राजसत्ता के प्रति भारतीय सेना और नौसेना में वफादारी घट रही थी, जो ब्रिटेन के भारत छोड़ने का एक बहुत प्रमुख कारण था। और इससे ये साफ पता चलता है कि भारत की आजादी में सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज का कितना बड़ा योगदान था। रुख अब किसानों की खबर का। दिल्ली का सिंघू बॉर्डर, जो पिछले 2 महीनों से किसान आंदोलन का गढ़ बना हुआ है, वहां कल देर रात अचानक से अफरा तफरी मच गई। आधी रात के समय अचानक से किसान नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें एक नकाबपोश युवक को पेश किया गया। किसानों ने आरोप लगाया कि पकड़ा गया युवक 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड में हिंसा फैलाने की साजिश का एक मोहरा है, जिसे 4 किसान नेताओं की हत्या करने के लिए सिंघू बॉर्डर भेजा गया था। आरोपी युवक ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारे के सारे आरोप स्वीकार भी कर लिए, लेकिन असली कहानी तो उसके बाद शुरू हुई, जिसके बाद हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है, क्या 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड में कुछ बड़ा होने वाला था? अभी आधी रात का वक्त, सिंघू बॉर्डर पर अचानक अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग एक शख्स को ऐसे पकड़ कर ले जा रहे थे जैसे पुलिस आमतौर पर अपराधियों को दबोच कर ले जाती है। इस युवक का नाम योगेश है, जो हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है, जिसे सिंघू बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों ने संदिग्ध हालत में पकड़ने का दावा किया। आधी रात में ही किसान नेताओं ने सिंघू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें किसान नेताओं से घिरे इस युवक ने बोलना शुरू किया। हमारा प्लान ये था कि जो से होगी, जैसे 26 तारीख को बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो पहले जो लाइन होगी उसमें क्या होगा, जैसे जो गन चलाएगा, जो सबसे पहले दिल्ली पुलिस इनको रोकने की कोशिश करेगी, जो गन चलाएगा सर, वो ये होगा कि पहले हम शूट करेंगे, पहले रोकने की कोशिश करेंगे। अगर ये बाई चांस नहीं रुकते तो इन पे शूट होने का ऑर्डर है। इस युवक का दावा था कि उसे किसानों की जासूसी के लिए भेजा गया था। उसे ये पता करना था कि आंदोलनकारियों के पास हथियार तो नहीं। वो 19 जनवरी से सिंघू बॉर्डर किसान आंदोलन की रेकी कर रहा था। वो और उसकी टीम 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा फैलाने की साजिश में शरीक थे। लेकिन इस युवक ने एक और बड़ा और सनसनीखेज खुलासा किया। हमने सिर्फ पैसों के लिए काम किया था, कुछ मेरी जरूरतें थी
उसके लिए हमने काम किया था। ये थोड़ा ऊंची बोलो बेटा। सर, ये हमने पैसों के लिए काम किया था। जो हमारे इसमें से और भी लोग हैं जो भी पकड़े नहीं गए हैं, जो इनको 26 तारीख को तितर करने हैं। 50 से 60 आदमी है उसमें। किसान नेताओं ने दावा किया कि युवक को हथियार मुहैया कराए गए थे। प्लान था कि 26 जनवरी को जब किसान ट्रैक्टर परेड निकालें तो पुलिस पर गोलियां चलाई जाएं। पुलिस को लगेगा कि किसानों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी और इस तरह से पूरे आंदोलन को हिंसक रूप दिया जा सके, तितर बितर किया जा सके। ट्रैक्टर परेड के दौरान राष्ट्रीय झंडे का भी अपमान करने की योजना थी ताकि लोगों की भावनाओं को भड़काया जा सके। किसान नेताओं को गोली मारने की भी योजना थी। वो रैली निकालनी थी, उसमें किसानों की तरफ से फायरिंग करनी थी कि ये बोला जाए कि ये किसान पुलिस पर फायरिंग कर रहे हैं। किसानों का दावा था कि इस युवक को 4 किसान नेताओं की हत्या करने के लिए भेजा गया था, जिसकी तस्वीरें भी उनको दी गई थी और ये सब उसे करने के लिए कहा था हरियाणा में राई थाने के SHO प्रदीप सिंह ने। लेकिन जब आज तक ने पड़ताल की तो पता चला कि राई थाने में तो कोई प्रदीप है ही नहीं। वहाँ के SHO विवेक मलिक से आज तक ने फोन पर बात की। तो ये प्रदीप कौन है? मतलब अगर आपने पता इंक्वायरी की, चूंकि SHO राई आप है। जी, मैं नहीं जानता। मेरे पास मेरे स्टाफ में कोई प्रदीप नाम का सिपाही भी नहीं है। देखो, प्रदीप नाम तो बहुत सारे होंगे। अब ये थोड़ी है कि प्रदीप कोई राई से है या कहीं से, कोई भी हो सकता है जी। लेकिन अपना ये है, पिछले 7.5 महीने से राई हूँ। मैं सिर्फ पुलिसिंग करता हूँ। पुलिसिंग के सिवाय एक्स्ट्रा जो वर्क है मैं उनकी तरफ बिल्कुल मेरा कोई ध्यान नहीं है। अब ये कौन है क्या है नहीं पता है। मैं तो खुद, ये मेरे लिए वो बात है। आज बंगाल की राजनीति में नेताजी पर घमासान देखने को मिला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर ममता ने सड़कों पर पदयात्रा निकाली तो मोदी सरकार ने पराक्रम दिवस का आयोजन कर विक्टोरिया भवन से जुड़ी किताब का विमोचन भी किया। जंग आजादी के महानायक नेताजी, जिनके सम्मान में मोदी सरकार ने पराक्रम दिवस का आयोजन किया। इस मौके को खास बनाने के लिए हर कोशिश की गई। विक्टोरिया टू इंडिया का सपना देखने वाले नेताजी के नारे जय हिंद से विक्टोरिया भवन गूंज उठा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। पीएम मोदी ने विक्टोरिया भवन से जुड़ी किताब का विमोचन किया। वहीं सिक्का और टिकट जारी किए गए। विक्टोरिया मेमोरियल में 2 नए गैलरी का भी पीएम ने उद्घाटन किया। एक गैलरी नेताजी को लेकर तैयार की गई है, जिसका नाम निर्भीक सुभाष रखा गया है। वहीं दूसरी गैलरी देश के अन्य स्वतंत्रता आंदोलनकारियों को लेकर तैयार की गई है, जिसका नाम विप्लवी भारत रखा गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस करने का ऐलान किया। हावड़ा से चलने वाली ट्रेन हावड़ा कालका मेल का भी नाम अब नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। देश ने यह भी तय किया है कि अब हर साल हम नेताजी की जयंती यानी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया करेंगे। पीएम मोदी ने नेताजी के सपनों का जिक्र किया। वैक्सीन को लेकर सरकार की पीठ थपथपाई और इसे नेताजी के सपनों से जोड़ा। आज अगर नेताजी ये देखते हैं कि उनका भारत इतनी बड़ी महामारी से इतनी ताकत से लड़ा है, आज उनका भारत वैक्सीन जैसे आधुनिक वैज्ञानिक समाधान खुद तैयार कर रहा है, तो नेताजी क्या सोचते हैं? जब वो देखते हैं कि भारत वैक्सीन देकर दुनिया के दूसरे देशों की मदद भी कर रहा है, तो उन्हें कितना गर्व होता। नेताजी जिस स्वरूप में हमें देख रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, अपना स्नेह दे रहे हैं। नेताजी का सपना एक सशक्त हिंदुस्तान का था, जिसका जिक्र पीएम ने अपने भाषण में किया।
जिस सशक्त भारत की उन्होंने कल्पना की थी, आज LAC से लेकर के LOC तक भारत का यही अवतार दुनिया देख रही है। जहां कहीं से भी भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश की गई, भारत आज मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। नेताजी की याद में विक्टोरिया मेमोरियल में खास कार्यक्रम रखा गया, जहां कलाकारों ने संगीत के जरिए नेताजी को याद किया। कोलकाता से चित्रा त्रिपाठी और मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बीजेपी के पराक्रम दिवस का जवाब टीएमसी ने देश नायक दिवस मनाकर दिया। ममता बनर्जी ने खुद सड़कों पर निकलकर मार्च निकालकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा संभाला और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बहाने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। बीजेपी का पराक्रम दिवस और टीएमसी का देश नायक दिवस दोनों ही आज सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में हुए, लेकिन इस खास मौके पर भी बंगाल में जारी सियासी संघर्ष की झलक साफ दिखाई दी। तृणमूल का झंडा पूरे इस रास्ते में लहराया गया है, पूरे रास्ते को तृणमूल का झंडा लगा दिया गया है और उसके साथ साथ इस तरह का पोस्टर लगाया गया है जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो है, चित्र है, उसके साथ साथ ममता बनर्जी का फोटोग्राफी लगाया गया है, जिसकी शुरुआत हुई दीदी के तीखे तेवर से। बंगाल के सियासी रण का ये चुनावी शंखनाद है, जिसका उद्घोष मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नेताजी की 125वीं जयंती पर कर दिया। देश नायक दिवस मनाते हुए कोलकाता में पहले तो ममता बनर्जी ने सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी और फिर शक्ति प्रदर्शन के लिए श्याम बाजार से लेकर रेड रोड तक 9 किलोमीटर लंबी पदयात्रा पर निकल पड़ी। ममता बनर्जी सबसे आगे आगे चल रही हैं। दाहिने और बाएं जितने लोग खड़े हुए हैं उन सभी का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। छतों से लोग जो उनको देख रहे हैं उनका अभिवादन स्वीकार कर रही हैं और इसके जरिए वो बता रही हैं कि ममता बनर्जी यहाँ पर हैं। ममता बनर्जी के इस पैदल मार्च में धुन तो देशभक्ति की थी, लेकिन इसकी गूंज उस सियासी संघर्ष की तरफ साफ इशारा कर रही है जिसके चलते बीते कुछ महीनों से पश्चिम बंगाल की धरती रणभूमि बनी हुई। यही वजह है कि जब ममता ने मंच पर माइक संभाला तो फिर से नेताजी को बंगाल की अस्मिता से जोड़ने की कोशिश की। ममता बनर्जी ने रविंद्रनाथ का जिक्र किया और कहा कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि गुरुदेव ने ही दी थी और इस बहाने उन्होंने सुभाष जयंती को पराक्रम दिवस का नाम देने पर केंद्र पर प्रहार कर दिया। देशप्रेमिक दिवस বা দেশনায়ক दिवस কেন হবে না? পরাক্রম दिवस क्या है? পরাক্রম व्हाट इज द मीनिंग? যদি কিচ্ছু না আমাকে পছন্দ না করুক রাজনৈতিকভাবে, কেন্দ্রীয় সরকার যদি আমাকেও একটু জিজ্ঞেস করতো, আরে আমায় ছেড়ে দাও, সুগত সুমন্তদের জিজ্ঞেস করতে পারতো যে বলো কোন ওয়ার্ডটা ইউজ করা উচিত। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সবচেয়ে প্রথম नेताजी सुभाष चंद्र बोस के देशनायक रूपे आख्या दें। बंगाल चुनाव से पहले जमीनी और सियासी संघर्ष अपने चरम पर है और इस लड़ाई में महानायकों को अपना बनाने की होड़ सी मची हुई है। लिहाजा ममता बनर्जी भी सुभाष चंद्र बोस जयंती के बहाने केंद्र पर हमला करने का कोई भी मौका छोड़ने को तैयार नहीं थी और इस मौके पर उन्होंने फिर से सुभाष जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश का मुद्दा छेड़ दिया। কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু আজ পর্যন্ত ছুটির দিন ডিক্লেয়ার করেনি। আমাদের দুঃখ আছে। আমি এটাকে পরিষ্কারভাবে প্রতিবাদ জানিয়ে বলছি, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের জন্মদিনে জাতীয় ছুটির দিবস ঘোষণা করতেই হবে। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर सत्ता के लिए लोगों को बांटने की राजनीति का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी की ये सोच नेताजी के सिद्धांतों के खिलाफ है और वो किसी भी सूरत में बंग को भंग नहीं होने देंगी। मंच से गांधी सुभाष जय बंगाल के नारे लगाकर ममता ने इसी एकता का संदेश देने की कोशिश की। पीएम मोदी के कोलकाता पहुंचने से ठीक पहले ममता बनर्जी ने देश में 4 राजधानी बनाने का नया शिगुफा छेड़ सीधे दिल्ली के वर्चस्व को चुनौती दे डाली और सवाल किया कि आखिर कोलकाता को राजधानी का दर्जा क्यों नहीं।
কলকাতা একদিন ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল, যে কলকাতা একদিন মনে রাখবেন কলকাতা থেকে ভারতবর্ষ ইংরেজরা চালাতো। এমনি এমনি কলকাতাকে সিলেক্ট করা হয়েছিল, তেমনি যদি তাই হয় তাহলে আজকে ভারতবর্ষের একটা রাজধানী কলকাতা কেন হবে না? আমি তো মনে করি ভারতবর্ষের একটা রাজধানী কলকাতা হতে হবে। আমি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে আবার বলবো, ভারতবর্ষের রাজধানী ভারতবর্ষের 4টে প্রান্তে, একটা দক্ষিণ, একটা উত্তর, একটা পূর্ব, একটা নর্থ ইস্টার্ন করা উচিত বলে আমি মনে করি। একটা রাজধানী কেন থাকবে? 4টে থাকবে। आजाद हिंद सेना ने जब नेताजी का पैगाम लिया। साफ है कि ममता बनर्जी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के बहाने केंद्र पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रही। दीदी को भरोसा है कि ऐसे ही तीखे प्रहार उन्हें फिर से बंगाल की सत्ता दिलाने में मददगार साबित होंगे। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए। कोलकाता से चित्रा त्रिपाठी, मनोज्ञा लोईवाल, इंद्रजीत कुंडू और पौलमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो।